अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप सब कैसे हैं और आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो हमारा जो टॉपिक था वो था ट्रीटमेंट ऑफ कैरीज इन प्री स्कूल चाइल्ड कि हमारे पास प्री स्कूल चिल्ड्रंस में कैरीज को हमने कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ चुके थे। अर्ली चाइल्डहुड कैरीज के बारे में भी पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे वो सारे प्रिवेंटिव मेजर्स कि जिनके थ्रू हम इन प्री स्कूल चिल्ड्रन कैरीज को प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, तो चिल्ड्रंस के लिए हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स कौन कौन से हैं जिनके थ्रू हम इन चिल्ड्रन की कैरीज को प्रिवेंट करें या फिर इसके रिस्क को चांसेस को कम कर सकें। So first one हमारे पास इंट्रोडक्शन है। प्रिवेंटिव मेजर्स आर द कॉर्नरस्टोन टू द सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज इन चिल्ड्रन। हमारे पास चिल्ड्रन की कैरीज को ट्रीट करने के लिए या किसी भी डिजीज को या अगर एडल्ट में भी कैरीज हो उनको ट्रीट करने के लिए हमें चाहिए कि हम सबसे पहले प्रिवेंटिव मेजर्स अप्लाई करें। अगर हम इन प्रिवेंटिव मेजर्स को अप्लाई करेंगे तो कोई भी डिजीज अगर नहीं होगी। सेम एज द केस विद द डेंटल कैरीज इन चिल्ड्रन। ठीक है, सो ट्रीटमेंट से पहले हमारे पास कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिनका हमें पता होना चाहिए कि हमने किस तरह से प्रिवेंट करना है खुद को एक डिजीज से बचाने के लिए। ठीक है, सो प्रिवेंशन आर एक्चुअली अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज। इसमें एक बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है हमारे पास जो प्रिवेंशन है, यानी हमें प्रिवेंट करना चाहिए। Repairing the damage caused by dental caries is also important. जो हमारे पास अगर कैरीज की वजह से कोई डैमेज आ चुका है तो हमें उसको भी रिपेयर करना चाहिए। तो प्रिवेंशन के साथ साथ हम रिपेयरिंग भी करेंगे, लेकिन रिपेयरिंग के बाद भी हमें प्रिवेंशन करनी चाहिए, हमें केयर करना चाहिए ताकि दोबारा से वो प्रॉब्लम ना आए। एंड दिस विल ओनली बी सक्सेसफुल इफ द कॉज ऑफ दैट डैमेज हैव बीन एड्रेस्ड। तभी ये आपके पास सक्सेसफुल रहेगा अगर आपको उस डैमेज का या उस डिजीज का कॉज का पता चल जाए, क्योंकि कॉज काफी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जब हमें कॉज का ही पता चल जाएगा तब हम खुद को और भी ज्यादा प्रिवेंट करेंगे, केयर करेंगे और उसकी रिपेयरिंग भी अच्छी सी करेंगे। तो कॉज भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, प्रिवेंशन भी इम्पोर्टेंट है और रिपेयरिंग भी इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रिवेंटिव केयर में हमारे पास जो फर्स्ट वन आ जाता है वो है फ्लोराइड। फ्लोराइड की बात हम बार बार कर रहे हैं और सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं वो इसलिए भी करते हैं क्योंकि फ्लोराइड हमें कैरी से बचाता है। तो इस वजह से हम फ्लोराइड की बात सबसे पहले कर रहे हैं। इसी केस में भी हम फ्लोराइड की बात करेंगे। सो फ्लोराइड हमारे पास अवेलेबल है एज सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, यानी आप सेल्फली फ्लोराइड किस तरह एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो वो हम इन द फॉर्म ऑफ टूथपेस्ट ले रहे हैं। जो लोग टूथब्रश कर रहे हैं, टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, तो उनकी टूथपेस्ट में फ्लोराइड जरूर प्रेजेंट होगा, क्योंकि हमारे पास जो आजकल कॉलगेट्स हैं तो कॉलगेट में भी हमारे पास उसके ऊपर लिखा होता है कि कैविटी प्रिवेंशन का भी है और हमें सॉरी कैविटी प्रोटेक्शन का भी लिखा होता है। उस फ्लोराइड टूथपेस्ट भी हमारे पास अवेलेबल है, बिल्कुल सही उसके ऊपर मेंशन होता है कि दिस कोलगेट विद फ्लोराइड। ठीक है, तो इट मीन्स कि जो हम टूथपेस्ट में फ्लोराइड ले रहे हैं वो हम सेल्फली एडमिनिस्टर कर रहे हैं। तो सेल्फ एडमिनिस्टर जब हम करें तो जो लोग नहीं करें उनको चाहिए कि वो करें, मीन्स की टूथपेस्ट यूज करें, टूथब्रशिंग करें, और जो नहीं कर रहे हैं वो करें और जो कर रहे हैं तो वो सेल्फली एडमिनिस्टर कर रहे हैं। So the parents should be advised to start brushing their child's teeth with a fluoride toothpaste. सबसे पहले पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं कि जैसे ही बच्चों की टीथ आ जाए या उनकी एज बढ़ना स्टार्ट हो जाए तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो उनके लिए टूथब्रश लेकर आए, टूथपेस्ट भी लेकर आए और ऐसे टूथपेस्ट लेकर आए जिनमें फ्लोराइड प्रेजेंट हो। तो इस चीज में हमें चाहिए कि हम पेरेंट्स को भी नॉलेज दें इन चीजों के बारे में ताकि वो अपने बच्चों की टीथ की केयर कर सकें। यहाँ भी वही बात की है कि पेरेंट्स को हमें एडवाइस करना है कि वो बच्चों की टीथ की टूथब्रशिंग उनके स्टार्ट कर ले, ठीक है, विद द फ्लोराइड टूथपेस्ट पे एज सून एज द फर्स्ट टूथ एरप्ट, जो कि हमारे पास फर्स्ट टूथ एरप्ट होता है। एंड वी ऑल नो दैट कि हमारे पास जो फर्स्ट टूथ एरप्ट होता है वो अराउंड 6 months ऑफ द एज एरप्ट होता है। So for children considered to be at low risk of developing caries, a toothpaste containing 450 to 600 ppm fluoride may be used. वो चिल्ड्रन जो कि फ्लोराइड का टूथपेस्ट यूज करते हैं और उन्होंने अर्ली स्टेज से स्टार्ट कर लिया हो तो उनमें जो कैरीज की चांसेस है वो काफी ज्यादा कम है। सो दे आर एट लो रिस्क पे हैं और उनके फ्लोराइड टूथपेस्ट में फ्लोराइड का जो कंटेंट है वो 450 से 600 ppm तक प्रेजेंट होता है।
फिर हमारे पास है कि जो द प्रेस्क्राइबिंग टूथपेस्ट है दे कंटेनिंग द हायर कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड अराउंड 1000 ppm भी प्रेजेंट होता है समटाइम्स हमारे पास टूथपेस्ट में फ्लोराइड। To preschool children is deemed to be at higher risk of developing caries irrespective of their age। यानी हमने ऐसे बच्चे भी देखे हैं कि वो टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं फ्लोराइड का और उसमें फ्लोराइड का जो कंटेंट है वो 1000 तक है, बट स्टिल उन बच्चों में कैरीज की जो चांसेस है वो काफी ज्यादा हाई है या उनमें कैरीज प्रेजेंट है। सो द चिल्ड्रन एट हायर रिस्क टूथपेस्ट विद हायर कंसंट्रेशन। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो बच्चे टूथब्रश नहीं कर रहे हैं, टूथपेस्ट उनका यूज हो रहा है विद फ्लोराइड, बट स्टिल उनके माउथ में कैरीज देखे गए हैं, तो उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि उनकी टूथपेस्ट में जो फ्लोराइड है वो नॉर्मल कंटेंट से ज्यादा है शायद, विच इज 1400 to 1500 ppm। So in areas without optimum level of fluoride in water supply, fluoride toothpaste is the most important method of delivering fluoride to the preschool children। अच्छा, फ्लोराइड टूथपेस्ट के अलावा हमारे पास वाटर में भी फ्लोराइड कंटेंट प्रेजेंट होता है विच इज 1 ppm, ठीक है, नॉर्मल है हमारे लिए। तो वो भी हम वो थ्रू वाटर जो है वो फ्लोराइड हमारे बॉडी में जा रहा है, जो कि हमारे पास टीथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो वो एरियाज जिनमें फ्लोराइड का वाटर फ्लोरिडेशन नहीं हुई या फ्लोराइड लेवल बहुत ज्यादा कम है उनके वाटर में, तो वहाँ के बच्चों को चाहिए कि वो फ्लोराइड की टूथपेस्ट यूज करें, ठीक है, ताकि उनके टीथ को जो है वो फ्लोराइड मिल सके और कैरीज की चांसेस भी कम हो सके। तो सेल्फ एडमिनिस्टर्ड में फ्लोराइड के अलावा हमारे पास फ्लोराइड टूथपेस्ट के अलावा हमारे पास फ्लोराइड सप्लीमेंट्स भी हैं। सप्लीमेंट के बारे में भी हमने पढ़ा था कि फ्लोराइड सप्लीमेंट जो है वो हमारे पास एज एडिशनल आप कह सकते हैं, ठीक है, इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स और टैबलेट्स की फॉर्म में भी है। इट शुड बी कंसिडर्ड इन दोज एट हाई रिस्क ऑफ कैरीज, उनको हम फ्लोराइड सप्लीमेंट्स देते हैं जो जिनमें कैरीज काफी ज्यादा होती है और कैरीज के चांस भी ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो उनको टूथपेस्ट के अलावा हम फ्लोराइड सप्लीमेंट भी दे देते हैं विच इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स और इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स। Such supplementation is only maximally effective if given long term and regularly। सप्लीमेंट जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर दिया जाए तो फिर ये हमारे पास एक अच्छा इफेक्ट प्रोड्यूस कर लेता है, विच इज दिस इज यहाँ पे प्रेजेंट है कि मैक्सिमली इफेक्टिव है, ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म और रेगुलर यूज कर दिए जाए। पेरेंटल मोटिवेशन एंड रेगुलर रेनफोर्समेंट आर एसेंशियल फॉर सच मेजर्स टू बी इफेक्टिव, और इनके लिए भी हमारे लिए पेरेंटल मोटिवेशन जरूरी है, ताकि हम पेरेंट्स को कहेंगे तभी वो अपने चिल्ड्रन पे उन चीजों को अप्लाई करेंगे। नो सप्लीमेंट शुड बी प्रेस्क्राइब्ड इफ द वाटर फ्लोराइड लेवल इज ग्रेटर देन 0.7 ppm। अगर किसी एरिया में वाटर का फ्लोराइड लेवल 0.7 ppm से ग्रेटर है तो फिर हमें उन पेशेंट्स को या उन बच्चों को सप्लीमेंट नहीं प्रेस्क्राइब करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उनका फ्लोराइड का लेवल जो वाटर में है वो 1 ppm तक पहुंच रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि ग्रेटर देन 0.7 ppm, तो इट मीन्स कि ये 1 ppm तक आ रहा है, तो फिर जरूरत नहीं है कि हम उनको फ्लोराइड की सप्लीमेंट्स दें। फिर हमारे पास टूथपेस्ट और सप्लीमेंट्स के अलावा फ्लोराइड हमारे पास माउथ रिंसेस में भी अवेलेबल है, मीन्स के माउथ वॉशेस में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो फ्लोराइड माउथ रिंसेस आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चिल्ड्रन हु आर लेस देन 6 years ऑफ द एज। वो बच्चे जो हमारे पास 6 साल से कम हैं उनको हम माउथ रिंसेस नहीं देंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ एक्सेसिव इंजेक्शन, क्योंकि वो बच्चे हैं, उनकी एज कम है, तो ऐसे ना हो कि वो उन माउथ वॉशेज या माउथ रिंसेस को जो है वो निगल लें, ठीक है, तो इंजेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए हम उनको फिर माउथ रिंसेस प्रेस्क्राइब नहीं करते, दैट्स व्हाई इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। माउथ रिंसेस में हमारे पास कुछ प्रोफेशनली अप्लाइड फ्लोराइड है, ठीक है, प्रोफेशनली अप्लाइड फ्लोराइड में हमारे पास साइट स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ द फ्लोराइड वार्निश, जो आपके प्रोफेशनल यानी जो आपके हेल्थ प्रोफेशनलिस्ट डेंटिस्ट जो है वो फ्लोराइड वार्निश यूज करते हैं फॉर द मैनेजमेंट ऑफ अर्ली स्मूथ सरफेस एंड ए प्रॉक्सिमल कैरियस लीजन्स के लिए, अर्ली कैरीज के लिए, स्मूथ कैरीज के लिए और ए प्रॉक्सिमल जो कैरियस लीजन्स है उनकी मैनेजमेंट के लिए हमारे पास प्रोफेशनल जो है जो डेंटिस्ट है वो फ्लोराइड वार्निश यूज करते हैं। सो द मोस्ट पॉपुलरली यूज वार्निश कंटेन 5% सोडियम फ्लोराइड हमारे पास प्रेजेंट है उसमें, ठीक है, जो सबसे मोस्ट पॉपुलर यूज होता है उसमें 5% का फ्लोराइड है, विच इज
22,600 ppm है, ठीक है। यानी 5% फ्लोराइड का लेवल जो है, इट मीन्स के आपके उस वार्निश में 22,600 ppm का फ्लोराइड प्रेजेंट है। So when using these products in young children, great care should be taken to avoid overdosage. Overdosage से हमने young patients या young children को बचाना है, क्योंकि overdosage भी खतरनाक है। So वही प्रोवर्ब यहीं पे आ जाता है कि excess of everything is dangerous. तो यह भी एक्सेस नहीं होना चाहिए, ओवरडोसेज को अवॉइड करना है हमने। और हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में कि हमारे पास जो फ्लोराइड वार्निश है उसमें सबसे ज्यादा फ्लोराइड कंटेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 22,600 ppm का फ्लोराइड इसमें प्रेजेंट है। तो इसलिए इसको जब हम यूज करेंगे वार्निश को, तो हम केयरफुली यूज करेंगे चिल्ड्रंस में। फ्लोराइड ओवरडोसेज। तो फ्लोराइड ओवरडोसेज के बारे में अब हम पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास फ्लोराइड ओवरडोज हो गया है तो क्या हो सकता है, और मतलब कितने कंटेंट पे ये हमारे पास ओवरडोसेज में कंसिडर किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है कि डोज ऑफ 1 mg ऑफ फ्लोराइड पर केजी बॉडी वेट, यानी आपने 1 kg बॉडी वेट पे आपने 1 mg फ्लोराइड देना है, ठीक है। 1 mg इज इक्वल टू पर केजी बॉडी वेट पे बराबर है, ठीक है। इससे ज्यादा हमें नहीं देना, एंड इट कैन बी इनफ टू प्रोड्यूस सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिसिटी। ये भी आपके पास टॉक्सिसिटी की सिस्टम जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। इट मीन्स कि आपने 1 mg से कम देना है, ज्यादा नहीं देना। तो जब 1 mg आप पर केजी बॉडी वेट पे दे रहे हैं फ्लोराइड, और वो भी आपके पास सिस्टम ऑफ टॉक्सिसिटी को प्रोड्यूस कर रहा है, यानी वो आपके पास टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, टॉक्सिक है बॉडी के लिए, तो डोज ऑफ 5 mg आप सोचिए कि कितना होगा। तो डोज ऑफ 5 mg ऑफ फ्लोराइड जो है पर केजी, इट इज कंसिडर्ड टू बी पोटेंशियली फैटल। वो आपके पास पोटेंशियली फैटल कंसिडर किया जाता है, यानी इट हैज पोटेंशियल टू बी फैटल, यानी काफी ज्यादा नुकसानदायक है, ठीक है। 5 mg। सो सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिसिटी में आपके पास अगर 1 mg तक आपका फ्लोराइड जो है वो चला गया है पर केजी बॉडी वेट, फॉर एग्जांपल 50 केजी का बंदा है और उसको 50 mg का फ्लोराइड मिल गया है, 50 mg, तो देखिए कितना ज्यादा उसे मिल गया है। पर केजी बॉडी वेट की हम बात करें, ठीक है, तो उसको सिम्टम ऑफ टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो वो सिम्टम्स कौन से हैं टॉक्सिसिटी के? नौसिया है, वॉमिटिंग है, हाइपरसिलाइवेशन होगी, यानी नौसिया से उसे वॉमिटिंग की फीलिंग आएगी, वॉमिट भी कर सकता है, उसके माउथ में हाइपरसिलाइवेशन यानी सलाइवा काफी ज्यादा आएगा, एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, और डायरिया भी साथ में हो सकता है। इसके अलावा टॉक्सिसिटी के अदर सिम्टम में ये भी हो सकता है कि द डिप्रेशन ऑफ प्लाज्मा कैल्शियम लेवल, जो उसके प्लाज्मा में कैल्शियम लेवल है वो रिड्यूस हो जाएगा, विच रिजल्ट इन कन्वर्जन्स, पेशेंट को फिट्स आएंगे, कन्वर्जन्स होगी, और कार्डिक और रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये देखें काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन की तरफ जा रहा है पेशेंट, मीन्स के पेशेंट बिल्कुल बस खराब हो रहा है। दूसरे केस में हमें बताया गया है कि इन द 10 kg 18 month old child, 18 month का चाइल्ड है, ठीक है, 18 साल का है, और उसका बॉडी वेट जो है वो 10 kg है, ठीक है। तो 10 kg पे उसने इंजेक्शन कर दिया है 0.5 ml का फ्लोराइड, यानी 2.26% फ्लोराइड उसने इंजेक्शन उसकी कर दी है। तो वार्निश जो है वो उसकी फ्लोराइड वार्निश की बात हो रही है, ठीक है। तो वो उसमें बॉडी में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा स्लाइटली मोर देन 2 ml। अगर इससे भी ज्यादा यानी 5 ml 0.5 ml से तो 2 ml और भी उसका इंक्रीज हो जाता, तो वो टॉक्सिसिटी से पोटेंशियल लीथल डोज की तरफ चला जाता, यानी उसका डोज अगर इससे भी इंक्रीज कर जाता तो हम उसको कंसिडर करते पोटेंशियल लीथल डोज, ठीक है। यहाँ पे हमने बात की कि टॉक्सिसिटी से जब वो उसका डोज और भी इंक्रीज होगा तो हम उसको पोटेंशियली फेटल कंडीशन में लेकर जाएंगे। तो फेटल से यहाँ पे जो उसका है वो टॉक्सिसिटी से पोटेंशियल लीथल डोज की तरफ चला गया है, यानी वो अभी उसकी बॉडी के लिए काफी ज्यादा लीथल और नुकसानदायक हो चुका है। वही बच्चा जो 18 साल का था और उसका 10 kg बॉडी वेट है, तो उसका जो सेफ्टी टॉलरेटेड डोज है, यानी अगर हम इसी बच्चे की बात करें कि उसने 0.5 ml का जो इंजेक्शन कर दिया है फ्लोराइड, तो वो टॉक्सिसिटी उसकी प्रोड्यूस हो रही है। तो इसी बच्चे का सेफ्टी टॉलरेटेड डोज कितना है? तो उसका जो सेफ्टी टॉलरेटेड डोज है वो है 10 mg ऑफ फ्लोराइड, ठीक है। क्योंकि हमने बात की थी कि 1 mg पर kg बॉडी वेट,
तो यहाँ इसका 10 kg बॉडी वेट है और फ्लोराइड कितना दिया जा रहा है 10 mg, which is considered as safely tolerated dose. So the PLD डोज का पोटेंशियल लीथल डोज का अगर वो 50 mg तक है फिर ठीक है, 10 mg उसका सेफ्टी है which is tolerated, 50 mg उसका पोटेंशियल लीथल है और 320 से 640 mg तक अगर फ्लोराइड पहुंच गया तो वो उसका सर्टेन लीथल डोज बन जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है कि अगर 10 kg का बच्चा है तो उसे 10 mg ही फ्लोराइड होना देना चाहिए, उसकी इतनी इंजेक्शन बस इनफ है कि मतलब जरूरी नहीं है कि देंगे, लेकिन किसी केस में अगर फॉर एग्जांपल टॉक्सिसिटी केस में इस तरह हो सकता है कि अगर टॉक्सिसिटी हो रही तो 10 mg तक वो उसके बॉडी में फिर उसकी इंजेक्शन होनी चाहिए एंड दिस 10 mg इज कंसिडर्ड एज द सेफ्टी टॉलरेटेड डोज, उसको कंसिडर किया है। लेकिन अगर 10 kg का बच्चा है और उसको आपने 50 mg फ्लोराइड दिया है तो वो कंसिडर होगा पोटेंशियल लीथल डोज, और अगर 320 और 640 तक पहुंच गया उसका फ्लोराइड तो वो कंसिडर होगा सर्टेन लीथल डोज। इसी तरह अगर हम टूथपेस्ट की बात करें तो टूथपेस्ट में हमारे पास 1000 ppm फ्लोराइड प्रेजेंट है which contain 1 mg of fluoride, जो कि 1 mg फ्लोराइड के बराबर है इन द ग्राम्स और 1 इंच ऑफ पेस्ट के मुताबिक है, यानी आपने टूथपेस्ट से 1 इंच पेस्ट निकाला है which is 25 mm पेस्ट निकाला, इन ग्राम्स में वो आपके पास 1 mg है और ppm में आपके पास 1000 ppm है। So the toothpaste tubes may vary from 25 gram to 140 gram तक हमारे पास टूथपेस्ट जो है वो वेरी करती है उनकी। If the larger tube was completely swallowed, अगर किसी बच्चे ने टूथपेस्ट का completely ट्यूब जो है वो सारा उसमें जो सारा पेस्ट था वो सारा swallow कर दिया है तो it means कि उसने 140 mg of fluoride ले लिया है in grams, ठीक है, would still be less than certain, यानी उसका वो कंसिडर किया जाएगा पोटेंशियल लीथल डोज में, लेकिन सर्टेन लीथल डोज से वो कम कंसिडर किया जाएगा। फॉर द 10 kg चाइल्ड की बात हो रही, ठीक है, इट वुड एक्सीड द PLD, यानी वो उसकी PLD को एक्सीड कर सकता है, पोटेंशियल लीथल डोज को एक्सीड कर सकता है, लेकिन सर्टेन लीथल डोज से वो कम कंसिडर किया जाएगा। तो ये सारी इसकी ओवर डोसेज की बात हो रही है। ठीक है, अगर आपको इस तरह से मेरे बात की समझ नहीं तो आप अपने पास रजिस्टर निकाले और उस पर ये सारी चीजें मेंशन कर दे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, और ये सारी जो इसकी वैल्यूज है ये लिख लें। फिर हमारे पास है कि टूथपेस्ट कंटेनिंग 1000 ppm फ्लोराइड विल कंटेन 1 mg ऑफ फ्लोराइड इन अ ग्राम और इन इंच ऑफ टूथपेस्ट। अच्छा, ये वही बात हो रही है कि हमारे पास टूथपेस्ट ट्यूब जो है वो वेरी करती हैं, 25 to 140 mg तक भी होती हैं। अगर किसी बच्चे ने जो कि 10 kg का बच्चा है और उसने पूरा ट्यूब जो है वो स्वॉलो कर दिया है, इट मीन्स कि उसने 140 mg का फ्लोराइड जो है वो अपनी बॉडी में डाल दिया है, क्योंकि हमने बात की कि हमारे पास टूथपेस्ट जो फ्लोराइड्स के हैं वो 25 ग्राम से 140 ग्राम के उसमें आ सकते हैं। तो अगर उसने पूरा ले लिया है तो हम उस हाईएस्ट वैल्यू को ले लेते हैं कि उसने पूरा 140 ग्राम का फ्लोराइड बॉडी में डाल दिया है। तो वो 140 ग्राम का फ्लोराइड जो उसने 10 kg के बच्चे ने जो डाला है वो उसका पोटेंशियल लीथल डोज तक पहुंच चुका है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन सर्टेन लीथल डोज से कम होगा। Acidulated phosphate fluoride gels and foams are contraindicated in preschool children में हम ये वाले जेल्स और ये वाले फॉर्म जो हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं, क्योंकि ये उनकी सेहत के लिए अच्छे नहीं है। सेकेंड वन हमारे पास प्रिवेंटिव केयर्स में कि या प्रिवेंटिव मेयर जो हम अप्लाई कर रहे हैं, हमने बच्चों को फ्लोराइड दिए, फ्लोराइड टूथपेस्ट दे सकते हैं, सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, ठीक है, और ओवर डोजेज की भी हमने बात कर ली। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास प्रिवेंटिव मेयर में जो आते हैं वो है क्लोराहेक्सिडीन जेल्स। क्लोराहेक्सिडीन जेल्स जो है इनके बारे में पढ़ते हैं। सो द डेली प्रोफेशनल एप्लीकेशन ऑफ क्लोराहेक्सिडीन फॉलोड बाय द एप्लीकेशन एवरी फ्यू मंथ्स, यानी हर कुछ ही महीने बाद हमें पेशेंट को क्लोराहेक्सिडीन जेल उनके लिए अप्लाई करनी चाहिए उनकी टीथ पे, ताकि कैरियर्स को हम कंट्रोल कर सके। This probably results from chlorhexidine ability to reduce the level of mutant streptococci in both saliva and plaque। अब क्लोराहेक्सिडीन जेल क्या कर रहा है, इसकी एबिलिटी ये है कि ये आपके माउथ में, सलाइवा में और प्लॉक में जो हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट जो बैक्टीरियाज हैं उनकी एबिलिटी को या उनके लेवल को जो है वो रिड्यूस कर देता है, ताकि वो हमारे पास कैरियर कॉज ना करे। थर्ड वन इज द फिशर सीलेंट्स। तो फिशर सीलेंट्स हमारे पास कौन से हैं?
जिनको हम प्राइमरी डेंटिशन में यूज करनी चाहिए या नहीं यूज करनी चाहिए, तो वो बच्चे जिनमें कैरीज के चांसेस हैं और वो हाई रिस्क पे हैं, यानी जैसे उनके टीथ एरप्ट हो जाते हैं, उन पे कैरीज आ जाते हैं, तो उन बच्चों को हम फिर फीचर सीलेंट्स उनके लिए करेंगे। और हमारे पास कौन सी टीथ जो है उनमें ज्यादातर फीचर सीलेंट्स हम करते हैं, तो वो हमारे पास मोलर्स ही हैं, तो प्राइमरी की भी और परमानेंट की भी। Although not used routinely in the primary dentition, यानी fissure sealants को हम रूटीन में यूज नहीं करते for the primary dentition, but fissure sealants may be value on primary molars, यानी molars पे हम इनको यूज कर सकते हैं primary molars। तो जो बच्चे के हमारे पास मोलर्स होते हैं वो दो ही होते हैं, फर्स्ट और सेकंड मोलर होता है, तो स्पेशली हम सेकंड मोलर्स पे ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, प्राइमरी टीथ में। Where one or more primary molars have already developed occlusal caries, अगर उनके एक टूथ पे कैरीज डेवलप हो चुकी हैं, तभी आप दूसरे टूथ को जो है वो पहले से प्रिवेंट करने के लिए उसके ऊपर कैरीज लगा लेंगे, सॉरी फीचर सीलेंट्स लगा लेंगे, ठीक है, यानी आप उनकी फीचर्स को सील कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने फीचर्स को कैसे सील किया है। ये टूथ है, यहाँ पे उनके फीचर्स पे कैरीज आ चुकी है, पिट्स और फीचर कैरीज आ चुकी है, काफी ज्यादा डीप एरियाज है और डिप्रेस्ड एरियाज है, तो यहाँ पे कैरीज के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो अगर एक टूथ पे इस तरह की कैरीज आ चुकी है, तो उस टूथ को भी हम ट्रीट कर लेंगे और साथ में जैसे ही दूसरा टूथ बेबी का एरप्ट हो तो उसको भी हम सील कर देंगे। और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हमने फीचर्स को सील किया हुआ है, तो यहाँ पे फीचर सीलेंट्स लगाए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर जो है वो है टूथब्रशिंग के, हमें बच्चों पे टूथब्रश यूज करनी चाहिए, उनको टूथब्रशिंग की हैबिट डालनी चाहिए, ठीक है। सो प्लॉक रिमूवल विद सॉफ्ट स्मॉल हेडेड टूथब्रश इन कॉम्बिनेशन विद सुटेबल फ्लोराइड टूथपेस्ट, बच्चों के लिए सुटेबल फ्लोराइड की टूथपेस्ट यूज करनी चाहिए और टूथब्रश लेकर आनी चाहिए। टूथब्रश किस तरह से होने चाहिए, सॉफ्ट टूथब्रश होने चाहिए और स्मॉल हेडेड। ये बातें आप लोगों के लिए भी है कि आप भी अपना टूथब्रश जब खरीदें तो स्मॉल हेड वाला टूथब्रश खरीदें, वो इसलिए ताकि वो आपकी सारी डिस्टल एरियाज और पोस्टीरियर एरियाज तक पहुंच सके। और दूसरी बात कि आपने सॉफ्ट टूथब्रश यूज करना है, वो भी मल्टी सॉफ्ट या एक्स्ट्रा सॉफ्ट का यूज करें, ठीक है। मीडियम और हार्ड टूथब्रश यूज नहीं करने, वरना वो आपकी जिंजिवा को खराब करेंगे और जिंजिवाइजेशन भी हो सकती है। So it should start as soon as the child first tooth erupt, जैसे ही बच्चों का फर्स्ट टूथ erupt हो आप उनके लिए टूथब्रशेस लेकर आए, यानी पेरेंट्स को चाहिए कि वो उनको यूज करवाएं। प्री स्कूल चिल्ड्रन नीड हेल्प फ्रॉम देयर पेरेंट्स, बच्चे जो है अब उनके लिए टूथब्रश लेकर आए हैं, टूथब्रश स्टार्ट करवा रहे हैं, तो इट मीन्स कि उनको उसका तरीका भी नहीं आएगा, क्योंकि बच्चे हैं तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो उसके साथ मतलब उनको गाइड करें और उनको वो तरीका भी सिखाएं कि किस तरह टूथब्रश करना है, और ऐसे टूथब्रश लेकर आए जिनके पे कार्टून वगैरह भी बने हो ताकि वो ज्यादा इंकरेज हो और वो टूथब्रश करें। सो दे प्री स्कूल चिल्ड्रन को हेल्प की जरूरत है फ्रॉम देयर पेरेंट्स इफ इफेक्टिव ओरल हाइजीन इज टू बी मेंटेन, अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरे बच्चों की टीथ जो है वो हेल्थी रहें और अच्छे रहें। सो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इन ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शन इज एसेंशियल, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इम्पोर्टेंट है वो इसलिए ताकि हम ओरल हाइजीन के बारे में उनको इंस्ट्रक्ट कर सकें। सम टोडलर्स कैन बी रेजिस्टेंस टू पेरेंटल, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो रेजिस्टेंस शो करते हैं टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, तो अटेम्प्ट टू ब्रश देयर टीथ, वो बस खुद ही लगे रहते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे वाकई ऐसे होते हैं कि वो नहीं छोड़ते अपने पेरेंट्स को किसी काम में, वो बस खुद ही करते रहते हैं। Parents should be encouraged to persevere through such difficulties, ensuring that their child's teeth are thoroughly cleaned at least once daily. तो फिर उन पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों से पूछे भी और उनको इंश्योर करना चाहिए कि मेरे बच्चे ने पूरे डे में एक दिन तो टूथब्रश जरूर किया हो, ठीक है, ताकि उसकी टीथ जो है वो क्लीन रहे। Standing or kneeling behind a child in front of the sink or mirror is often the easiest way to effectively brush a young toddler teeth. जब बच्चे टीथ ब्रश कर रहे थे तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो उनके पीछे खड़े रहे इन फ्रंट ऑफ द मिरर और द सिंक, और वो देखें कि मेरे बच्चे किस तरह से टीथ ब्रश कर रहे हैं, और अगर सही नहीं करे तो वो उनको गाइड करे कि किस तरह से करना चाहिए। सो द सुपरविजन ऑफ टूथ ब्रशिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू अवॉइड ओवर इंजेक्शन। सुपरविजन इसलिए भी पेरेंट्स की चाहिए ताकि बच्चे जो है वो एक एक्स्ट्रा टूथपेस्ट यूज ना करे और दूसरा वो उस टूथपेस्ट को इंजेस्ट ना करे, ठीक है। तो की पॉइंट्स हमारे पास ये है कि प्री स्कूल चिल्ड्रन नीड हेल्प विद टूथब्रशिंग, उनको हेल्प चाहिए, पेरेंट्स शुड हेल्प देम विद ब्रशिंग टू इंश्योर इफेक्टिव क्लीनिंग हो रही है कि नहीं, अवॉइड ओवर इंजेक्शन ऑफ फ्लोराइड टूथपेस्ट, और फ्लोराइड टूथपेस्ट की ओवर इंजेक्शन भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि बच्चे जो है टूथब्रश जब करें तो पेरेंट्स को इस तरह उनके साथ खड़े होने चाहिए, सुपरवाइज करना चाहिए और गाइड भी करना चाहिए और देखना भी चाहिए कि वो करें कि नहीं। दूसरी यहाँ पे जो है वो पेरेंट जो है अपने टोटलर को तरीका भी सिखा रही है, खुद उनके लिए टूथब्रश कर रही है, ठीक है। तो इस तरह के भी बच्चे होते हैं कि पेरेंट्स उनको जो है वो उनकी भी खुद कर लेते हैं, और इस तरह के भी बच्चे होते हैं जो रेजिस्ट करते हैं कि नहीं मैंने खुद करना है। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है डाइट। तो डाइट हमारे पास किस तरह से इम्पोर्टेंट है कि डाइट इस तरह के जो बच्चे काफी ज्यादा शुगरी कंटेंट्स और ड्रिंक्स और इस तरह की चीजें, बल्कि हर बच्चे इस तरह की चीजें पसंद करते हैं, लेकिन पेरेंट्स को चाहिए कि वो इन चीजों से उनको प्रिवेंट करें, ठीक है। वो ज्यादा यूज ना करें लेकिन एक नॉर्मल अमाउंट में तो कंट्रोल में रखें। So frequent consumption of drinks and food containing sugar is a key etiological feature है। क्योंकि हमारे पास कैरी जो है वो इन्हीं कंजम्पशन ऑफ ड्रिंक्स और इन्हीं फूड की वजह से हो जाती है जिनमें शुगर ज्यादा प्रेजेंट होता है। Reducing the frequency of sugar containing food and drinks is a key dietary message कि आपको चाहिए कि आप शुगर कंटेनिंग फूड और ड्रिंक्स को जो है वो रिड्यूस करें, इनकी फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करें। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो बच्चों पे इन चीजों को कम करें। जैसे कि हमारे पास जो छोटे बच्चे होते हैं काफी ज्यादा स्वीट्स लेते हैं, ठीक है, टॉफी ज्यादा खाते हैं, तो वो भी इनके ऊपर कम करनी चाहिए। यंग चिल्ड्रन हैव हाई मेटाबॉलिक रेट बिकॉज यंग चिल्ड्रन का मेटाबॉलिक रेट जो है वो काफी ज्यादा हाई होता है। उनकी जो डाइटरी कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स है वो भी हाई होती है, वो ज्यादा ज्यादा कंज्यूम भी करते हैं और उनका मेटाबॉलिक रेट भी हाई है। सो मेनी यंग चिल्ड्रन विद अर्ली चाइल्डहुड कैरीज आर आल्सो पुअर ईटर्स। वो बच्चे जो जिनमें कैरीज भी होती है तो वो पुअर ईटर्स होते हैं। वो जब जिस टाइम पे सब खाना खा रहे होते हैं वो उस टाइम पे खाना नहीं खाते और वो उस टाइम के खाने को दूसरी चीजों में जो है वो यूटिलाइज कर लेते हैं, मतलब और स्वीट चीजें खा लेते हैं, स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो खाना नहीं खाते और स्नैक्स और ड्रिंक्स पे ज्यादा टाइम सर्व करते हैं। So such children often make up the calories missed at meal time by consuming fruit-based drinks between meals। वो ये चीजें कंज्यूम करती हैं which are high in calories। So parents also relating that the child will not sleep without the bottle। और कुछ वो छोटे बच्चे जो कि विदाउट बोतल जो है वो सोते ही नहीं है, तो उनकी मदद में उनको बस बोतल में स्वीट ड्रिंक्स और ये सारी चीजें डाल देती हैं, वो उसी के साथ उनको सुला देती हैं। तो की पॉइंट्स हमारे पास ये है कि चिल्ड्रन हैव अ हाई कैलोरिक रिक्वायरमेंट। चिल्ड्रन की जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा हाई है और मेटाबॉलिक रेट भी उनका हाई है। So who are poor eaters at meal times, they snack and drink frequently between meals। वो snack यूज करते हैं, ड्रिंक्स यूज करती है, so they are more likely to get decay। तो इसलिए उनकी कैलोरीज ज्यादा आ जाती हैं। तो हमें अपने चिल्ड्रन की डाइट की केयर करनी है ताकि ज्यादा शुगर वाली चीजें जो है वो कंज्यूम ना करें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज इन प्री स्कूल चिल्ड्रन के। अब हमने इन डेंटल कैरीज को जो प्री स्कूल चिल्ड्रन में आ रही हैं उनको हमने ट्रीट किस तरह करना है। तो हमने पहले अर्ली चाइल्डहुड कैरीज के बारे में पढ़ा, फिर हमने सारे प्रिवेंटिव मेजर्स पढ़े। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा ट्रीटमेंट उनका कि हम उनको ट्रीट किस तरह करना है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप सो कि आप सबको समझ आ चुका होगा।